बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सच बोलो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान कैसर मिर्ज़ा। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी मुमताज़ शख्सियत से करवाएंगे जिसके ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलू हैं। पाकिस्तान की कारोबारी बरादरी की अगर बात करें तो उनमें भी बड़ा मुमताज़ नाम रखते हैं। अहम शख्सियत हैं कारोबारी हलकों के हवाले से, और समाजी हलकों की अगर बात करें तो उसमें भी इनको इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता है। इस वक्त वो F6 जिना सुपर मार्केट के जो अंजमन ताजरान है उसकी जो तंजीम है उसके साबिक सदर भी रह चुके हैं। तंजीम मुगलिया मरकज़ पाकिस्तान के एग्जेक्टिव सदर हैं, और भी इनकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलू हैं जो हमसे शायद छुपे हुए हैं। आज के प्रोग्राम में उनसे भी बात करेंगे। मेरी मुराद है सरफराज मुगल साहब। सरफराज मुगल साहब की शख्सियत जो है वो बहुत से लोगों के लिए मशअल राह भी है। वो किस तरह से है वो आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले कि हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, सरफराज मुगल साहब आपको हम प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। आपने अपना कीमती वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। आपकी शख्सियत जो है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। आपने बतौर अंजमन ताजरान के सदर की हैसियत से भी ताजरों की बहबूद के हवाले से भी बड़े ठोस इक़दाम किए, और हमने देखा कि बहुत से इश्यूज़ थे उस वक़्त भी जब आप बतौर प्रेसिडेंट थे, और बड़ा मुश्किल होता है इंतज़ामिया को भी साथ लेकर चलना और साथ ही साथ जो है वो अंजमन जो ताजरान हैं उनके मसाइल को भी हल करना। तो ये आपने या आपका ये वाला जो टेनोर था, इसको कैसे आपने मैनेज किया? क्योंकि बहुत से ऐसे इश्यूज आते हैं। एक साइड पे आपने इंतज़ामिया को भी राज़ी रखना होता है, दूसरी साइड पे अपने ताजरों के जो इश्यूज हैं उसको भी मद्देनज़र रखना होता है। तो ये कितना बड़ा चैलेंज था आपके लिए? शुक्रिया जनाब कैसर मिर्ज़ा साहब। मैं A1 टीवी चैनल का बहुत मशकूर हूँ कि आपने मुझे मौका दिया। गुजारिश इस तरह असल कि ये जो बिजनेस कम्युनिटी का मामला है, इसमें 1 जनवरी 1990 को मैंने सुपर मार्केट में अपना कारोबार शुरू किया। वहाँ पर ये है कि उस वक्त पार्टनरशिप पे किया, करते 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 अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने कारोबार में कामयाबियाँ दी। 2001 में मैं जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुआ, क्योंकि मार्केट के जो कुछ मसाइल ऐसे थे कि उन्होंने फिर हमें ये रास्ता दिया कि हम अपनी कम्युनिटी को इकट्ठा करें, और इकट्ठा करके तो दोबारा उसको हम जो वो इकट्ठा होके चले। उसको कुछ हुकूमती लेवल पे इदारों की जो अपनी पॉलिसियां होती हैं, वो पॉलिसियां और ताजरों के जो मसाइल है उनका आपस में अक्सर तजाद आ जाता है। जब वो तजाद आ जाता है तो उसके हल के लिए कोई मीडिएटर, कोई ब्रिज का किरदार अदा करने के लिए कोई ग्रुप, कोई जमात, कोई तंजीम, कोई एसोसिएशन होती। तो एसोसिएशन ने हमेशा ये किरदार अदा किया कि जो ताजरों और हुकूमती पॉलिसियों के दरमियान कोई दरमियानी रास्ता ऐसे जो काबिल अमल है वो निकाला जाए। तो उसमें 100% इदारों की भी नहीं मानी जाती, समटाइम्स 100% ताजरों की भी नहीं मानी जाती। जैसे हमारा बड़ा मुश्किल टास्क था कि जब सेल्स टैक्स सर्वे आया 2001 में, मुशर्रफ साहब ने 2% टर्नओवर टैक्स का जो वो था, उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो काबिल अमल थी ही नहीं। वो 13 शहरों में पहले शुरू किया गया कि जी 13 शहरों में इसका सर्वे किया जाएगा। फिर उसके बाद लोग, ताजरों में बड़ी बेचैनी पाई जाती थी। हमने उस पर बहुत सारी मीटिंग्स की आला हुकाम के साथ कि इसको एक तो फॉर्म को उर्दू में बना दें। सही। ताजिर बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा तबका नहीं होता, इसको उर्दू में बना दें। उस वक्त के मिनिस्टर साहिबान, चेयरमैन साहिबान, उनको मेंबर पॉलिसी जो है उनसे रिक्वेस्ट की, लेकिन हमारी ये बात को एग्री करते थे, लेकिन अमल नहीं होता था। अच्छा, उसके लिए हमें फिर ये कि एक वकील हायर करना पड़ता था। वकील फिर अपने कानून के हिसाब से बातें बताता था। तो आखिर ये हुआ कि कुछ लोगों ने देना शुरू कर दिया। हमने एक पूरे इस्लामाबाद की पहले मीटिंग की, फिर सुपर मार्केट में भी सबको बुलाया, और एक फैसला किया कि जिस वक्त तक पूरे 13 शहरों का सर्वे मुकम्मल नहीं हो जाता, उस दिन तक हम लोग ये सेल्स टैक्स या टर्नओवर टैक्स जो है ना, ये हम उस वक्त तक नहीं शुरू करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये एक नया टैक्स था, दूसरे टैक्सेस तो दे रहे थे। सही। अच्छा, उस पे जनाब हमने जाके ना, मैंने अपने नाम से दरखास्त लिख कर तो चेयरमैन FPR को जाके पेश की अपनी पूरी बिजनेस कम्युनिटी के साथ कि ये हम 2% टर्नओवर टैक्स उस वक्त तक नहीं दे रहे जब तक 13 शहरों में ये सर्वे की सूरत में चल।
उनकी मेहरबानी, उन्होंने कुछ अर्सा हमारा चलते रहे, नोटिस वगैरह आते जाते रहे, वो मामला उन्होंने शौकत अजीज साहब ने वो उसको खत्म किया। तो ये इस तरह के जो हमारे जो मामलात हैं, ये टैक्सेस के हवाले से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। तो आपका प्रोग्राम है, उसका मौजू जो है ना वो सच बोलो में है। तो सच बोलो में ये है कि पॉलिसियां जो है वो बनाते हैं IMF वाले, हमारे हुक्मरान बैठ के बनाते हैं उनके साथ। अच्छा, ताजरों को ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता। हमारे चैम्बर्स हैं, हमारी ताजर तंजीमें हैं, हमारी फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान है, हमारे बिजनेस कम्युनिटी के उनको बिठा के उनके साथ पॉलिसियां बनाई जाए तो फिर इख्तिलाफात कम से कम। अच्छा, इस हवाले से मैं आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन ये भी है कि इस वक्त हुकूमत की तरफ से जो इतराज़ सामने आता है कि ताजर कम्युनिटी हमारे साथ तावन नहीं करती, लेकिन हम देखते हैं कि जब तक टैक्स नहीं लिया जाता उस वक्त तक जो है वो मईशत नहीं चल सकती। तो कौन से ऐसे इतराज़ात हैं या तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो हुकूमत को हैं, और किस बात पे अक्सर जो है वो गुज़श्ता दिनों में हमने देखा कि ताजरों के जो है वो वफूद की मुलाकातें FBR से हुई, हुकूमती ज़ोमा से हुई कि उनके जो इश्यूज़ हैं उसको हल करें, तो वो उनके साथ तावन करने के लिए तैयार हैं। इस वक्त डिस्प्यूट जो है हुकूमत और ताजरों के दरमियान वो कौन सा है जो चल रहा है जिसको हल हो जाए, तो मेरे ख्याल में जो है वो टैक्सेशन का जो एक टारगेट है वो भी पूरा हो सके और ताजरों के लिए भी कोई बड़ा मसला ना खड़ा हो। असल में चीजें तो बहुत सारी स्टेप बाय स्टेप है, लेकिन ये जो पॉइंट ऑफ सेल वाला आजकल जो करंट इशू चल रहा है, इसके ऊपर इसकी मुख्तलिफ कैटेगरीज बनाई है गवर्नमेंट ने। उस पॉइंट ऑफ सेल पे जो है ना वो कुछ ताजरों को थोड़ा सा तंग भी किया जा रहा है। और एक तरफ बात ये है कि कहा जाता है कि ताजर जो है ना वो जालिम है, या वो टैक्स नहीं देते, या कोई वो मईशत में रीढ़ की हड्डी। मईशत में रीढ़ की हड्डी बिल्कुल जरूर है, और ये सरासर गलत है कि ताजर टैक्स नहीं देते। ये अच्छा। इसमें ये वो नहीं है, सदाकत नहीं है। ताजर टैक्स देते हैं और टैक्स देना चाहते हैं, यकीन करें टैक्स दे। उनको पता है कि ये मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, और हम टैक्सेस देंगे उससे बहुत सारे मामला जो है ना वो चलेंगे। हमारा मुल्क मकरूज है, और हम उसके लिए ये चाहते हैं कि हमारे मुल्क से ये कर्ज वाला धब्बा जो है ना ये उतरे। लेकिन यकीन करें, जो सच बोलो वाली बात भी है कि उसके रास्ते जो है ना उन्हीं उसमें रुकावटें आ जाती हैं। तो अभी ये पॉइंट ऑफ सेल जो है, ताजर बेसिकली मजलूम तबका है, और ये ऐसा तबका है कि इसको गवर्नमेंट जिस तरफ कन्विंस करके ले जाना चाहे तो ये बिल्कुल जाने को तैयार है, और मुल्क के लिए ये हमेशा कुर्बानी देने को तैयार। जैसे कर्ज उतारो मुल्क सवारो, उसमें किसने किया? ताजरों ने सबसे ज्यादा किया। ठीक है। इसी तरह अभी ये जो पॉइंट ऑफ सेल है सर, इसमें ताजरों को जो थोड़ा सा दरपेश मसाइल है ना, ताजर ये कहते हैं कि देखिए जो भी टैक्सेस हम दे रहे हैं उसके बदले हमें किसी किस्म की, हमारे बच्चों को कोई एजुकेशन की सहूलत नहीं है, कोई हेल्थ की सहूलत नहीं है, कोई रिहाइश की सहूलत नहीं है, किसी और तरह की सहूलत नहीं है। जैसे हमें बड़ी खुशी होती है कि वकला को डिस्पेंसरियां दी गई हैं, उनको सहूलतें दी गई हैं, मीडिया वालों को कुछ सहूलतें दी हैं, हमें खुशी है इस बात की ना। तो हम ये कह रहे हैं कि ये भी मईशत में रीढ़ की हड्डी है, इनको भी कहीं अकोमोडेट ऐसे किया जाए कि इनको लगे कि हम जो टैक्सेस दे रहे हैं तो वो हम पे लगा भी रहे हैं। सही है इसमें। और दूसरी तरफ ये करते हैं, सॉरी कि भाई जो दुकानें आजकल सील करने का मामला हुआ है, उसमें ताजर की डिसरिस्पेक्ट बहुत ज्यादा है। एक इदारा जो आपको टैक्सेस दे रहा है वो थोड़ा दे रहा है, ज्यादा दे रहा है, ये बैठ के इमिकेबली सॉल्व किया जा सकता है। उसके लिए आप यूनियंस का सहारा ले सकते हैं, उसमें आप फेडरेशन और चैम्बर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका कहना ये है कि FPR या मुतलका जो जोमा है जो भी पॉलिसी बनाए उसमें कम से कम आपको, आप चूंकि बड़ा स्टेक होल्डर है ताजर, आपको भी एतमाद में लिया जाए कि आया ये किस हद तक जो है ये इम्प्लीमेंट इस पे हो सकता है, नहीं हो सकता। तो क्या हम देखते हैं कि सरफराज भाई के हमारे यहाँ जो हमारी टैक्सेशन निज़ाम है या जो हमारा जो मईशत है ये डॉक्यूमेंटेड नहीं है, और उसमें अक्सर ये कहा जाता है ताजर इसमें रुकावट है। एक दुकानदार जो चीज़ सेल कर रहा है अगर उसको डॉक्यूमेंट्स में ले आए, उसको रिकॉर्ड में ले आए, तो उसमें कौन सा हर्ज है? तो इस पे क्यों नहीं आप लोग तैयार होते? असल में ये कि हमें उसमें इशू क्या है? क्या वो टोटल जो आपकी जो सेल्स है वो रिकॉर्ड में आ जाएगी, टैक्स ज्यादा बन जाएगा, या क्या मामला है? एक तो ये कि टैक्स रेट ज्यादा है। अच्छा, रेट से ज्यादा है, ठीक है। रेट भी ज्यादा है। दूसरी बात ये है कि ये जो डॉक्यूमेंटेशन है ना, ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड है
कि दुकानदार, आप अगर चले जाके तो पढ़े लिखे से पढ़े लिखा भी ताजर अपनी जो गोशवारे हैं वो खुद नहीं भरता, वो अपनी सेल्स टैक्स रिटर्न जो है वो खुद नहीं भरता, उसके लिए उसको कोई बंदे हायर करने पड़ते हैं। तो अगर इसको हम तो ये कहते हैं, हमेशा से कहते हैं, ये शौकत अजीज साहब को भी कहा, उनसे पहले वालों को भी कहा, उनके बाद वालों को भी रिक्वेस्ट की, हम रिक्वेस्ट की कि हारून अख्तर साहब से कई मरतबा इस तरह कि आप बराए मेहरबानी इसको उर्दू में फॉर्म को बना दें, उर्दू में बना देंगे, आम ताजर की समझ में बात आ जाएगी। जब इंग्लिश में नोटिस आता है तो लोग नोटिस लेके दूसरे के पास जाते हैं कि जनाब ये देखें अभी हमारे पर क्या एलिगेशन आ गया। तो ये आसान इसको जितना बना दें, जितना इतने अच्छे आपको बताऊं आइडियाज गवर्नमेंट के दिए गए हैं कि तमाम लोग जो बिजनेस करते हैं, उनको रजिस्टर्ड करें, उनसे थोड़ा थोड़ा टैक्स ले, एक टैक्स नेट में तो आए, वो टैक्स नेट में आए, फिर उसके बाद मजीद अगर कोई आप पॉलिसी चेंज करना चाहते हैं तो वक्त के साथ हो सकती है। आप पहले दिन ही जो है वो आप उनके सख्तियां करना शुरू कर देंगे, कारोबार के हालात वैसे कोई नहीं है, ठीक है जी, तो वो फिर डेफिनेटली वो मायूसी तो फैलेगी। ये आपका बड़ा वैलिड पॉइंट है सरफराज साहब। सरफराज साहब, आप मसालती कमेटी के भी चेयरमैन रहे हैं और वहाँ पे ज़ाहिर जो मसालती कमेटी होती है उसके पास बड़े बड़े केसेस आते हैं, तो जो डिस्प्यूट होता है अक्सर तो वो किस नौइयत का रहा, जो जिनको हल करने के लिए आपकी जो है वो कोशिशें बराबर साबित हुई, और कौन से कोई ऐसे डिस्प्यूट हैं किस नौइयत के होते हैं कि जिसको आप हल नहीं कर पा रहे, या हमारी सोसाइटी में ज़्यादातर लोगों के आपस में जो तनाज़ात हैं वो किस नौइयत के सामने आते हैं? असल में जो हमारे मसालती कमेटी में ये जो अफसरान ने मसालती कमेटियां बनाई थी जी 2001 में पहली मरतबा बनी, तो ये अल्लाह ताला उनको अजर अजीम अता फरमाए कि ये बहुत अच्छा एक फोरम उन्होंने बनाया था। उसमें फर्दन फिर बाद में जो अफसरान आते रहे उन्होंने उसको अपग्रेड भी किया। तो इसमें जो सिविल नोयत के केस हैं वो सिविल नोयत के केस तमाम जो है ना वो यहाँ पर मार्क होके आते हैं। अच्छा। जो मुतलका एसपी, मुतलका एसडीपीओ, मुतलका एसएचओ वो जो है वो केस जो है वो मार्क करके देते थे। अब उसमें ये है कि हमें वहां पर काफी टाइम लग जाता था। वहां पर उन्होंने जो हमारे आईजी तैमूरी साहब थे, आजम तैमूरी साहब, उन्होंने एनवायरमेंट इतना अच्छा बना के दिया था कि ऐसा नहीं लगता था कि थाने के अंदर आई फैमिली आई, वो ऐसे लगता था घर का ही माहौल है, बहुत अच्छा सोफिस्टिकेटेड। एक हमें वो पुलिस के अफसर दिए हुए थे जो हमारे एचआर होते थे, तो हम बैठ के ना एक फ्री को सुनता फिर दूसरे को दूसरी बार सुनना। उसमें ज्यादातर कैसे भाई मैं आपको बताऊं कि सिविल नोयत के केस थे, लेन देन के केस थे, छोटे मोटे झगड़े के केस थे, 489F चेक डिसऑनर के केस थे। हमारे थानों पे 122 के जो वो हैं वो बहुत ज्यादा भरमार है मुकदमात की। अच्छा। 489F के मुकदमात की बहुत बड़ी भरमार है कि वो चेक वो डिसऑनर हो जाए पर्चा देना पड़ता है। अच्छा, उसमें फिर बहुत सारी पेचीदगियां हैं। तो जो थानों में एक वक्त पे ड्यूटी अफसर होता है ना सर, वो पूरे 24 घंटे ड्यूटी करता है। वो एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर होते हैं, उनके साथ 2 उनके सबॉर्डिनेट होते हैं या 3 होते हैं। उन्होंने 24 घंटे में जो कत्ल की वारदात है, जो चोरी की वारदात, जो हादसे की है, कोई लेन देन की है, कोई झगड़े की है, कोई सिविल नोयत का है, वो सारे उन्होंने एंटरटेन करने हैं उसमें। ठीक है, ठीक है। अफसरान ने जो मसालती कमेटी में ये फैसला किया कि सिविल नोयत के केस जो है ना वो इन कमेटीज अफसरान से लेके कमेटीज को रेफर किए जाएं। वो बहुत अच्छा फैसला हुआ, पुलिस के हक में भी, लोगों के हक में। वो जो बर्डन एक उन पे था थाने पे, वो डिवाइड होगा। अच्छा, उसमें सिविल नोयत में केस होते हैं कि ये आपस में खवातीन का फैमिली मैटर्स जिस तरह आते हैं ना, उस तरह के बहुत सारे मामलात होते हैं। कुछ जायदाद के थोड़े तनाजे होते हैं, कुछ लेन देन के तनाजे होते हैं, कुछ ताजरों के लेन देन के तनाजे होते हैं। इस किस्म के काफी, अल्लाह का लाख लाख करोड़ शुक्र है जी, मैं अल्लाह का बड़ा एहसान मंद हूँ। उसमें हमें जो है ना, जो खालिद अवान साहब उस वक्त एसएचओ थे हमारे, और बड़े दबंग और बड़े अच्छे समझदार ऑफिसर हैं। उन्होंने, मुझे याद है कि 90 डेज में हमें 91 केस दिए। अच्छा। जब मैं उस वक्त चीफ कोऑर्डिनेटर था ना, तो 100% आज भी थाने कोसार में रिकॉर्ड मौजूद है। 91 के 91 केस हमने हल करके निपटा दिए, उनको निपटा के दिए। अच्छा, और सबका खुशी।
सही सही। तो ये बड़ा अच्छा एक अमल है कि जिसमें सिविल सोसाइटी को, केसेस को, सिविल नैयत के लोगों को ये महसूस नहीं। यहाँ पर तो ये प्रॉब्लम आ जाता है कि अगर किसी ने किसी को थाने बुलवा लिया एप्लीकेशन देके, तो वो कहता है मेरी 7 पुश्तों ने थाना नहीं देखा था। आपने मुझे, अच्छा, वो फिर तनाज़ा जो है वो खत्म होने की बजाय मजीद उसमें शिद्दत आती है और वो खानदानी दुश्मनी की शक्ल इख्तियार कर लेती है। तो आपका कहना है कि मकसद ये है कि अगर मसालती कमेटीज आज भी फाल हो जाएं तो एक तो कोर्ट्स कचहरी, थाने कचहरी के जो रश है उसको भी कम किया जा सकता है। तो इस दौरान मुझे ये बताएं कि जो कोई ऐसा केस जो आपको याद हो कि वो शायद अगर उसमें आप मसालत ना करते तो शायद वो आज जो है वो बहुत बड़ा एक इशू के तौर पे जो है वो सामने होता, कोई ऐसा यादगार को केस एक जो है ना, फर्स्ट रमजान को एक केस आया, उसमें दोनों पार्टियां जो है ना वो उनमें से एक फिर बाद में एमपी बने। अच्छा। और उन्होंने वहां पर क्या किया कि आपस में उनका कोई लेन देन का तनाजा था, वो करोड़ों में था। अच्छा, वो जब शिद्दत थोड़ा सा इख्तियार कर गया, वहां पर डिबेट करते करते अफ्तारी का चूंकि टाइम हो रहा था, तो उन्होंने आपस में लड़ाई झगड़ा वहीं पर मसालती कमेटी में करने की कोशिश की। अच्छा, जब वो कोशिश की ना, तो उस पे जनाब अली, वही खालिद अवान साहब एसएचओ थे, तो मैंने फौरन उनको कॉल की कि आप आ जाएं हमारे रूम में। वो तशरीफ ले आए। उनको मैंने कहा जनाब ये मामला है। उन्होंने कहा जी कि इन दोनों पार्टियों को सरफराज भाई लॉकअप में बंद कर दें। अच्छा, उन्होंने जब ये कहा ना जी कि लॉकअप में बंद कर देते हैं, तो वो फिर क्या है कि वो तो चले गए अपने रूम में। तो मैंने दोनों पार्टियों को फिर समझाया। उसके बाद फिर आपका किरदार था कि आप किस तरह से जो है इसको सेटल करते थे, कि लॉकअप में भी ना जाए और ये सुलह भी हो जाए। डबल हो गया झगड़ा, जो लेके आए थे झगड़ा वो। अच्छा, उनको दोनों को मैंने काउंसलिंग कन्विंस किया कि देखिए आप रिस्पेक्टेबल लोग हैं, एक ठीक है डिस्प्यूट हो जाना कोई बड़ी बात नहीं, समझदारी का तकाजा ये है कि आप अपने डिस्प्यूट को हिकमत अमली से तय कर उसको बना के नहीं। तो यहाँ पर आप आए हैं, हमारी भी नाकामी होगी कि अगर आप ऐसे झगड़ा लेके यहाँ से जाएंगे, सुलह करके जाए। तो अभी वो उन्होंने ऑर्डर कर दिया, संतरी आ जाएगा, आपको लॉकअप में बंद कर देंगे, ये आपके लिए इज्जत का बायस नहीं है। तो आप लॉकअप में जाने के लिए नहीं आए, आप डिस्प्यूट को खत्म करने के लिए आए, आप बैठे। तो खैर उनको मेरा अल्लाह ने ये किया कि उनके दिल में बात बैठ गई, तो वो फिर वो समझ गए। फिर उस पार्टी ने जनाब हमें शुक्रिया इस तरह अदा किया कि पूरे थाने को वो अफ्तार पार्टी थी। अच्छा, खुशी में कि आपने हमारा ये मामला संभाल लिया, वरना दुश्मनी बड़ी दूर तक जानी थी। तो पूरे थाने को फिर उन्होंने नफरी जो मौजूद थी उनको अफ्तारी 1-2 दिन गैप दे के, तो फिर वो इजाजत लेके एसएचओ साहब से, तो वो फिर वो बकायदा दी। तो इसी तरह एक और केस है जो करोड़ों रुपए का केस था। तो वो बड़ी पार्टियां थी, बहुत बड़ी पार्टियां थी। तो उसमें पार्टियों के इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो भी पीछे से बड़ा बैकअप कर रहे होते हैं, तो वो बड़ा मसला होता। तो वो उनका भी रात मुझे याद है 1 बजे तक हमने बैठ के तो उनकी सुलह करवा के वेरी गुड उठाई। अच्छा सर फराद भाई, एक साइड पे आपका अपना जाती कारोबार भी है, फिर ताजर कम्युनिटी के एक रहनुमा की हैसियत से भी जिम्मेदारियां अब भी हैं, आप पे माजी भी रही हैं, फिर साथ तंजीम मुगलिया मरकज़ पाकिस्तान उनकी वो एक बड़ी फाल तंजीम है जिसके आप एग्जीक्यूटिव सदर भी हैं, उसके मामलात को भी साथ लेके चलना और घर को भी साथ लेके चलना, ये तो बहुत बड़ा चैलेंज है। तो भाभी कभी नाराज नहीं होती कि आप तो सुबह से लेके रात गे तक अपने इन्हीं कामों से बाहर नहीं निकलते, घर वालों के लिए टाइम कौन सा रखा हुआ है आपने, और भाभी की नाराजगी से बचने के लिए कौन सा फार्मूला आप इस्तेमाल करते हैं? वो इस तरह हुआ कि जिस दिन मैंने ये यूनियन छोड़ी ना, तो मैंने घर वालों को बताया कि भी मैं यूनियन छोड़ के अब मैं कारोबार करूंगा। उन्होंने ये कहा लिटरली, उनका शुक्र आप वक्त पे टाइम पे घर आ जाएंगे। तो वो उसकी मिसाल इसी तरह नहीं है कि जैसे एक मतलब एक खान साहब चेयरमैन एफईआर के पास गए, तो उन्होंने सवाल किया खान साहब आपके बच्चे कितने हैं? उन्होंने कहा जी मेरे 4 बच्चे हैं। उन्होंने कहा कितने? उन्होंने कहा एक इतना। उन्होंने कहा ये इतना क्या होता है, या तो एज बताएं या बताएं कि हाइट है। उन्होंने कहा जी जब हम घर जाते हैं वो सोए हुए होते हैं, तो वो हम तो ऐसे ही देखते होते हैं, तो वो हिसाब हमारा। तो वो लेकिन ये है सर कि ये खिदमत खल्क का जो मौका मिलना है ना, ये अल्लाह ताला की तरफ से बड़ी ब्लेसिंग है। तो ये इस मसरूफियत में भाभी कभी नाराज हुई आपसे?
नहीं, ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये अच्छा। अल्लाह ताला ने बड़ी कंप्रोमाइजिंग जो है ना वो बेगम सच बोले आप, सच सच बोल क्योंकि रहा हूं। अल्लाह को आजना से जान के क्योंकि सच हमारे एक बोल दोस्त कहते थे कि पाकिस्तान में 99% लोग जो हैं वो अपनी बीवियों से डरते हैं, जो 1% नहीं डरते वो झूठ बोलते हैं। तो इसलिए जो है ना, नहीं, वो इधर अप्लाई नहीं होता। अच्छा। मैं अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करता हूँ अच्छा, कि अल्लाह ताला ने बेगम और बच्चे ऐसे दिए कि मेरी अच्छा। जिंदगी के इनामात हैं। बिल्कुल सही, माशाल्लाह ये माशाल्लाह। बहुत वो मैं शुक्र अदा करता हूँ, ये बहुत बड़ी बात है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसमें मैं समझता हूँ कि जब दोनों कॉपरेशन मियाँ बीवी की ना हो तो फिर आगे सिस्टम नहीं चलता, बहुत नहीं से चलता। मसाइल जो हैं वो, और यही वजह है कि एक कामयाब जो फैमिली है उसमें दोनों का किरदार दोनों का होता है, किरदार होता क्योंकि उनको, बीवी को भी थोड़ा सा इस चीज़ का एहसास होता है कि इनकी जिम्मेदारी इस तरह की हैं, है। तो वो ऐसे टाइम उस तरह से जो है वो नहीं दे पाते, या बिल्कुल। वो चीज़ें हैं। तो जी ये बताएं कि भाभी जब कभी नाराज होती हैं तो कैसे मनाते हैं आप? थोड़ा सा हमें भी कुछ टिक बता दें। मैं यही बता रहा हूँ कि जी माशाल्लाह 24 साल हो गए हैं, ये मेरी एनिवर्सरी आ रही है अच्छा, इसकी। माशाल्लाह। शादी लेकिन की। ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैं सच बोल रहा हूँ कि अच्छा, वो नाराज नहीं हुई, नहीं होती। नहीं अच्छा, होती। अच्छा। वो हमेशा आप कभी compromise नाराज करते हैं। हुए हैं? नहीं, मैं भी नाराज, वो मौका नहीं अच्छा, देते कि नहीं। मैं नाराज हूँ, क्योंकि हाँ, ये कि हमेशा मेरी तरफ से देर आना, अच्छा, कहीं अच्छा। गफलत कर जाना या कुछ जो भी जिम्मेदारियों की वजह से उधर कर, तो वो हमेशा कॉम्प्रोमाइज। अच्छा, और उसमें ये कि मैं आपको ये भी बात बता दूं कि हमेशा उन्होंने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, और मैं तो हमेशा बिजनेस कम्युनिटी या मुसालती कमेटी या तंजीम मुगलिया या जहां भी मसरूफियात रहती, समाजी तो समाजी उसमें बच्चों की एजुकेशन में जो है ना, मेरी मिसेज ने बहुत बड़ा उनका किरदार है। मैं 100% क्रेडिट जो है ना वो उनको दूंगा। मेरा छोटा बेटा है, उसने पूरे पाकिस्तान में सेकंड पोजीशन ली है, माशाल्लाह। मेरे बड़े बेटे ने पूरे पाकिस्तान में पोजीशन ली है। मेरी बेटी है, उसने भी पूरे पाकिस्तान में पोजीशन ली, और फिर उन्होंने 97% मार्क्स में उन्होंने एफएससी किया, बीटेक किया, और फिर अभी यूनिवर्सिटी में है तो 3.95 जीपीए माशाल्लाह वो ले रहे हैं। तो मेरे लिए ये जिंदगी के बड़े इनामात हैं, और सबका अल्लाह का शुक्र अदा करने के बाद मैं क्रेडिट सारा अपनी बेगम को। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि एक मर्द जो है वो तो अपने कारोबार में, अपनी दीगर मसरूफियात में बिजी होता है, तो बच्चों की तालीम और तरबियत या उनका जो किरदार साजी है उसमें माँ का बड़ा अहम रोल होता है, और डेफिनेटली ये भाभी का जो है ना इसमें बड़ा अहम रोल रहा है। तो मुझे ये बताइए कि जो बच्चे हैं वो फैसला करने में वो आज़ाद होते हैं, मतलब अब बच्चों ने आगे एजुकेशन ले रही हैं तो उसने कौन से प्रोफेशन में जाना है वो खुद डिसाइड करते हैं, या कि आप घर में आपका एक फैसला होता है कि जी मैंने बच्चे को डॉक्टर ही बनाना है, मैंने बच्चे को इंजीनियर बनाना है, मेरा बच्चा जो आईटी में ही जाएगा? तो इस तरह के जो है वो बच्चों के साथ कोई ये जिस तरह का बच्चों का माइंड है ना, वो अपनी लाइन को खुद चूज करते हैं। अच्छा, खुद चूज करते हैं, उसको मशावरत में लाया जाता है। ठीक है। अच्छा, मशावरत में ला के तो फिर उसके बाद जो है ना वो किया। जैसे बड़ा बेटा मेरा बायोसाइंसेस कर रहा है माशाल्लाह, बेटी मेरी न्यूट्रिशन डायटेटिक्स का कर रही है, और छोटा बेटा जो है वो अपनी मर्जी से कंप्यूटर साइंस कर रहे हैं। तो ये अपनी अपनी फील्ड में वो जा रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरी ख्वाहिश है, मेरी मिसेस की भी, कि वो अपनी जो पसंदीदा फील्ड है वो उसमें जाए, वो उसमें ज्यादा बेहतर जो है ना रिजल्ट दे सकते हैं। तो हम मुतमईन हैं उनके इस पे, हमारी मशावरत के साथ ही उनका वो फैसला। बिल्कुल सही। और इस हवाले से अक्सर ये कहा जाता है कि किसी शख्स की कामयाबी उसके अपनी कामयाबी से जो है ना उसको नहीं परखा जा सकता, उसकी कामयाबी जांचने के लिए देखना ये पड़ता है कि उसके बच्चे कितने कामयाब हुए हैं। अगर बच्चे उसके नुमाया हैसियत में सोसाइटी में मौजूद हैं तो इट्स मीन उसके पीछे उनके वालिदैन का किरदार है। और माशाल्लाह आपके बच्चे जो हैं वो पोजीशन होल्डर्स हैं, हम सोशल मीडिया देखते भी रहते हैं, आपसे के थ्रू पता भी चलता रहता है। तो माशाल्लाह ये क्रेडिट जो है दोनों मियाँ बीवी को जाता है, और बड़ी कामयाब इज़्तिवाजी लाइफ माशाल्लाह आपकी चल रही है। हमारी ढेरों दुआएं हैं उसके साथ। तंजीम मुगलिया का एक जो है वो उसकी जिम्मेदारी भी आपके पास है। तो तंजीम मुगलिया मरकज पाकिस्तान जो है ये एक तो हमें ये पता चलता है कि ये जो मुगल कम्युनिटी है उनकी कोई नुमाइंदा तंजीम है। तो आप मुझे ये बताएं कि मैं डायरेक्टली क्वेश्चन पे आऊँगा
कि मुगलों के हवाले से एक तारीख में ये तौसर मिलता है कि एक बरसगीर की एक बड़ी कामयाब हुकूमत थी, तो इनकी कुछ अपनी गफलत की वजह से जो है ये हुकूमत हमसे जाती रही, तो उसमें बड़ी तारीख जो है वो बड़ी मसख करके जो है वो पेश की जा, उस तारीख में किस हद तक सदाकत है, ये बताइए जरा। असल में जो हमारा एक तासुब का एलिमेंट है, तासुब का एलिमेंट, ये कैसे साहब हमारे माशरे में बहुत ज्यादा है। ये खाली माशरा पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, ये पूरी दुनिया में बात। सही। अब देखिए कि सैकड़ों साल इस खानदान ने हुकूमत की, सैकड़ों साल, सैकड़ों सालों में उन्होंने ऐसे ऐसे तारीखी काम किए हैं जो आज तक जदीद टेक्नोलॉजीज के होते हुए नहीं हुए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इंसाफ का उनका बोलबाला था, बिल्कुल ऐसे। अदले जहांगीर निकाल के पढ़ लें कि उन्होंने अपनी जंजीर के जो भी आया है, उन्होंने ये नहीं देखा है कि ये किस मजहब से है, किस कौम से है, किस खित्ते से है, उसको इंसाफ मिला। ये तारीख में बिल्कुल है। अच्छा, आप देख लें वहां पर जो मसालती कमेटियों वाला काम, जैसे हिकमत के जरिए उनको बैठ के जिरगे के जरिए मामलात को हल करना, उसमें भी खाली मुगल नहीं होते थे, सारी कम्युनिटीज, सबको इंसाफ, सबको उसका हक मिलता था। लाइब्रेरियां उन्होंने बनाई वहां पे, मसाजिद ऐसी ऐसी बनाई जो तारीखी है पूरी दुनिया में, आज तक जो है आज तक वो अमारात मौजूद है, अमारात में। उसके बाद बता दें कोई कहाँ पर बनी है पूरी दुनिया में, बता दें कोई ऐसी बिल्डिंग जो बनी है जिनका इस तरह नाम हो। वो ताजमहल देखते जो बना है, जो शाही किला बना है, जो शालीमार बाग बना है, जो उनकी बादशाही मस्जिद बनी है, और इस तरह के बहुत सारे उनके वो कारनामे हैं जो मैं कहता हूं कि ये जो तारीख को मसख करके पेश करते हैं ना सर, मैं उनको ये कहता हूं कि रियासत जो है ना वो इंसाफ से कायम रह सकती है, वो कुफर से कायम रह सकती है, लेकिन जुल्म और नाइंसाफी से कायम नहीं रह सकती। तो सैकड़ों साल इनकी हुकूमत की दलील ये है कि उन्होंने इंसाफ पर मबनी और सर्व किया। बिल्कुल, उन्होंने पूरे बरसगीर को सोने की चिड़िया बनाई। आज भी उसका सम्राट जो है ना लोग ये खा रहे। ये बेसिकली तासुब का एक वो एलिमेंट है कि जिसको वो तारीख को मसख करके पेश किया जाता है। हालांकि इसमें ऐसी कोई बात नहीं। आप अगर एक बादशाह की उसकी जिस दिन से उन्होंने बादशाहत संभाली उस वक्त से लेके उसकी बादशाहत छोड़ने तक का आप वो चेक करें ना, अगर ऐसे ऐसे काम मिलेंगे जो कौम को पता ही नहीं अभी तक। सही, उसके मुशाहदे की जरूरत है। यानी कि आज भी, आज के दौर में, इतने तरक्की याफ्ता दौर में भी जो उन्होंने जो एक तर्ज हुक्मरानी बनाया था, अगर वो अडॉप्ट कर लिया जाए तो मेरे ख्याल में बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं, बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जिससे हम बच सकते हैं। लोग कई तो मर्तबा मिसाल देते हैं, हुकूमती लेवल पे मिसाल देते हैं, अदलिया में कई मर्तबा ऐसी बातें होती हैं। अदले जहांगीरी देख लें सर, अदले जहांगीरी सर देख लें, मशहूर है। उसमें कभी आपको ये एलिमेंट नहीं मिलेगा कि उन्होंने मुगलों के अलावा किसी को इंसाफ नहीं दिया, मुसलमानों के अलावा किसी को। उसमें हिंदू भी थे, सिख भी थे, ईसाई भी थे, हर किस्म के कौमियत के लोग थे जिनको वहां पे। आज का जो जुडिशरी सिस्टम है उसको, वो जो मॉडल है उसको भी फॉलो करना चाहिए। तो मेरे ख्याल में वो जो काबिल अमल है सर, जो हमारे खित्ते के लिए अच्छा है, जो बेहतर है, जो हमारी कौम के लिए बेहतर है, उसको फॉलो करना चाहिए। सही। तो मुझे ये बताइए कि इस वक्त जो मुगल कम्युनिटी जो है उसको आप एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए क्या इकदाम कर रहे हैं? इस हवाले से हम देखते हैं कि बहुत सी कम्युनिटीज़ के ग्रुप्स हैं, उनकी एसोसिएशंस हैं। तंजीम मुगलिया मरकज़ पाकिस्तान का भी एक बड़ा अहम एक प्लेटफॉर्म है। तो इसमें जो मुगल कम्युनिटीज़ को एक प्लेटफॉर्म पे लाना, फिर उनके इस मसाइल को हल करना, तो ये तमाम तर जो इसके जो पस मंज़र जो मुश्किलात हैं वो भी ज़ाहिर डेफिनेटली आपको उसका भी सामना करना पड़ता होगा। तो आप मुझे ये बताएं कि आप किस हद तक इसमें कामयाब हुए हैं? असल में ये कि सर पहले तो जैसे वक्त था कि मुगल कम्युनिटी इकट्ठी नहीं कम होती थी। ठीक है, सही, बहुत कम होती थी। मैंने बहुत पुराना 88-87 से ये शुरू किया तंजीमों में, फिर थोड़ा सा पीछे हट गए, फिर वो करना चुके। बेसिकली ये एक बरादरी है, ये भी तासुबाजी नहीं है कि तासुब की बुनियाद पर नहीं है कि हम मुगल कौम है या पाकिस्तान में हमारी तादाद सबसे ज्यादा है, ये वो ऐसी कोई बात नहीं है। हम तंजीमें मुगलिया हमारी पूरे पाकिस्तान में तंजीमें हैं, और वो तंजीमें माशाल्लाह
यतीम बच्चियों की शादियां भी करवा रही हैं, नादार लोगों को रोजगार भी मुहैया कर रही हैं, खाना खिलाने लंगर का सिस्टम भी है, महाना वजीफे भी चल रहे हैं, बहुत सारे माजूरों के लिए बहुत सारी चीजें दे रहे, बहुत सारे सतह पे डिफरेंट वो खुदाई खिदमतगारी के तहत वो काम वो लाजमी नहीं है कि मुगल कम्युनिटी के ही हो, किसी भी कम्युनिटी के भी हो सकते। आपको अल्लाह ने बनाया साहिब तो आप कंट्रीब्यूशन करें, तो उससे आप अच्छा। अब आप जो कह रहे हैं कि इनको इकट्ठा करने का, आप देखिए हर जिले में पहले हमारे ज़हीरुद्दीन बाबर साहब के वो केक कटने शुरू हुए, फिर अकबर बादशाह के जो है ना वो भी केक कटने शुरू हुए, इसी तरह दूसरे तीसरे। तो बड़ा अच्छे लेवल पे अभी हमने 18 अक्टूबर को प्रोग्राम किया पारा कम्युनिटी सेंटर में। तो इंतजामिया से जब हम एनओसी लेने गए तो वो उन्होंने बड़ी दिलचस्पी से हमसे ये बातें हमारी सुनी और ख्वाहिश का इजहार किया कि हम भी आएंगे वहां पे, और बड़ी खतना पेशानी से उन्होंने हमें एनओसी वगैरह दिया। तो ये अपने अपने इजला में, मोहल्ले में, छोटे छोटे कस्बे गांव में ये तंजीमें बन गई हैं। ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि वो तंजीमें बन गई, अब वो इकट्ठी हो रही हैं, वो जूं जूं ऊपर आ रही हैं वो इकट्ठी होती जा रही। अच्छा, हमारे गवर्नर साहब, जो गवर्नर पंजाब है सरदार सलीम हैदर खान मुगल साहब, वो भी इसमें काफी अपना वो किरदार अदा कर रहे हैं। और भी हमारी पाकिस्तान लेवल की आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में जो तंजीमें हैं वो भी इस लेवल पे अभी इतने लेवल पे आ गए हैं कि हमें 20-20, 25-25 हजार लोग इकट्ठे करके तो प्रोग्राम करना मसला नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये इसी तरह है कि इसमें इकट्ठा एक वक्त आएगा कि ये जरूर होंगे कि इसमें किसी का जाती मुफाद नहीं, और ना ही कोई इसमें कोई सियासी पस मंजर है, मतलब कि उसके कुछ सियासी बुनियादों पर जो है वो इकट्ठे होना, सिर्फ ये कि बरादरी की हद तक जो है कि उसके वेलफेयर के लिए कोई इक़दाम किए जाएं। माशाल्लाह ये बड़ा एक मुश्किल काम भी होता है, लेकिन माशाल्लाह सरफराज भाई आपकी जो जिंदगी के मुख्तलिफ पहलू हैं वो मैं समझता हूँ कि बहुत से लोगों के लिए काबिल तकलीफ भी हैं कि एक ताजर रहनुमा के तौर पर, एक घर के एक बेहतरीन मुंतजिम के तौर पर, फिर जो अपनी कम्युनिटी की वेलफेयर के लिए जो एक प्लेटफॉर्म है उसके तौर पर भी आपने एक कामयाब ज़िंदगी का जो है वो सफ़र अब तक मुकम्मल किया है, और आने वाले दिनों में भी हम दुआगो हैं कि अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी में मज़ीद कामयाबियाँ अता फरमाए। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का यहाँ पे वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। आपने खूबसूरत बातें सुनी और ज़िंदगी में जो मुख्तलिफ जो दरपेश चैलेंजेस थे उनका भी हमने जिक्र किया। अज़दवाजी लाइफ के हवाले से भी हमने हल्की फुल्की जो है वो सरफराज भाई से बातें की। ये था आज का प्रोग्राम सच बोलो। एक नए प्रोग्राम और नए मेज़बान के साथ, मेहमान के साथ हम दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।